students, I welcome you all in the new beginning of new session 2021-22 through the channel EduSet Haryana Department. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai, Sonipat, Haryana. Today we are discussing about the class 12th science chapter solid state, which is chapter number 1 and part 1 of that chapter. बच्चों अब तक 11th में आपने बहुत कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, बट इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करेंगे, बट उसके बाद सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेम, काइनेटिक्स, इस तरह के चैप्टर्स पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे और उसके बाद हमारे कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन आने वाले हैं और लास्ट में ऑलमोस्ट पूरी बुक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आने वाली है. चलिए सॉलिड स्टेट से ही स्टार्ट करते हैं. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर विल बी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में जानेंगे. टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हम दो टाइप्स, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही ज्यादातर उसमें स्कोप में लाना है. उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल लेटिसेस एंड यूनिट सेल्स की, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल्स की, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, उन्हीं की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स की. तो सबसे पहला हमारा जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्टेट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे सॉलिड स्टेट को, बट सॉलिड स्टेट को बात करने से पहले हम डेफिनेटली हम किसको डिस्कस करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर की, क्योंकि सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द part of states of matter. So first of all we will discuss all the three states of matter and then we will discuss the general characteristics of solid state. We know that matter is generally found in three states: solid, liquid and gas. Solid वो होते हैं जिनके particles बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनको अपनी ही फिक्स पोजीशंस पर रहते हैं और अपनी ही फिक्स पोजीशन में थोड़ा बहुत ऑसिलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है. दैट मींस दे आर रिजिड, they have fixed shape and they have fixed volume. उसके बाद बात करेंगे लिक्विड्स. लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से अपार्ट होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें स्पेस होता है उनकी पार्टिकल्स के बीच में. That's why they are not rigid, they are continuously moving. That's why they are not rigid and they have no fixed shape and fixed volume. इनका होता है. इसके बाद बात करेंगे हम गैसेस की. They are not at all rigid, not fixed shape and not fixed volume. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में. अब हम बात करेंगे जो हमारा बेसिकली इस क्लास में हमें जो डिस्कस करना है उसमें बात करते हैं हम लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स. लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो, बिकॉज देयर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर फ्रीली मूविंग, दे आर फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव fixed positions and can oscillate about their mean position. They have fixed space. They do not randomly moving. That's why they oscillate about their mean positions. डिस्कस करते हैं. एक क्वेश्चन अराइज होता है, उसी को मैंने पिक्टोरियल वे में आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ. लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस की जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. कॉन्टिन्यूसली मूविंग होने की वजह से उनके अंदर फ्लूइडिटी जैसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. जबकि हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पर, अपनी मीन पोजीशन पर रह करके ऑसिलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है रिजिडिटी. जो रिजिडिटी उनको फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम देने में भी हेल्प करती है. अब बात करते हैं कि किसी भी एक सर्टेन फिक्स टेम्परेचर पर और प्रेशर पर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है टू अपोजिंग फैक्टर्स पर. ये दो अपोजिंग फोर्सेस होते हैं दैट आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसे हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, और थर्मल एनर्जी पर. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होते हैं जो कि पार्टिकल्स को क्लोज लाने की कंडीशंस करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि पार्टिकल्स क्लोज आए, दैट मींस दे कॉजेस अट्रैक्शन. और थर्मल एनर्जी वाइस वर्सा क्या करता है, दे टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स अपार्ट, मतलब ये रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करता है
जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इसकी वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो हम बात करेंगे कि लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी जब लो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो किसमें एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस की। इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअसली एक अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स के बीच में लगता रहता है, जिसकी वजह से दे टेंड टू कीप बी क्लोज। वो पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे एक अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के क्लोज आते ही चले जाते हैं, और पार्टिकल जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। मतलब जैसे जैसे क्लोज आते जाएंगे वो पार्टिकल्स की जो स्टेट है वो लिक्विड से गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और अगली बात करते हैं हम थर्मल एनर्जी की। तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि कांस्टेंट पार्टिकल्स के द्वारा पजेस की जाती है, और वो किस वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्चुअली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती चली जाती है, और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो टोटली बढ़ता चला जाता है। तो पार्टिकल जैसे धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कैसे, जैसे इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर बहुत कम हो और थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा हो, तो वो पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते जाएंगे और वो कहाँ रहेंगे, गैस स्टेट में रहेंगे। और इन कंपैरिजन टू दैट कि अगर थर्मल एनर्जी थोड़ी कम हो जाए और इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस उनसे स्लाइटली ज्यादा हो जाए, तो पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और वो पास आते चले जाएंगे। और रही बात करें हम, अगर थर्मल एनर्जी बहुत कम हो जाए और इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो जाए, तो पार्टिकल जो है वो टोटली पास आ जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उनके बीच में, और पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, देन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो इन सब चीजों से हमारे जो कंक्लूजन निकलता है, जो एक निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड स्टेट की, वो कैसे काम करती हैं, क्या क्या होती हैं वो, कि दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, दे आर रिजिड, और साथ साथ वो इनकम्प्रेसिबल होती है क्योंकि उनके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। उसके अलावा देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस ओनली। वो अपनी ही पोजीशन में रह करके वो ऑसिलेट करते रहते हैं। तो बच्चों अब हमने इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी जो सॉलिड और लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो अपोजिंग फोर्सेस से कंसीडर किए जाते हैं, और उन्हीं के जो मैग्नीट्यूड से हम कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगी सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में, और साथ साथ सॉलिड स्टेट की जो मेन प्रॉपर्टीज है वो हमने डिस्कस की। Now let's discuss the next topic, classification of solids. When we talk about diamond and glass, they both are solids. But when we discuss their arrangement of constituent particles, in the diamond, particles are arranged in an orderly fashion. But in the glass, particles are completely disorganized. On the basis of the arrangement of particles, these solids are classified into crystalline solids and amorphous solids. Now, the crystalline solids. In a crystalline solid, the constant particles such as atoms or ions or molecules are regularly arranged in a different pattern for long range. एक्चुअली देखा जाए तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स है, अगर आप एक साइड से देखेंगे या उसके नेक्स्ट साइड से देखेंगे, अगर आप एक साइड से देखते हैं इसका अरेंजमेंट, तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, अगर हम एक साइड का भी चेक कर लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दूसरे साइड का अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी सेम ही होगा।
For that way, we can say there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. For example, sodium chloride, diamond, solid iodine, quartz, gold, etc. are examples of crystalline solids. Now, amorphous solids. In amorphous solids, the arrangement of particles which can be atoms, ions or molecules in amorphous solids is not in an orderly fashion. Although we can say that these some tiny portions which are looking in red color are orderly arranged, but in between these there are so many distorted and dysregularized fashion or particles. That's why this cannot be overcome by these ordered arrangement. So we can say that overall amorphous solids are not in an order fashion. For example, glass, plastic, rubber, etc. are amorphous solids. Now, we will discuss some other point of amorphous solids. When we look at the old historical buildings, the window panes, when we look and observe the window panes of the historical buildings, they are thicker at the bottom in comparison to the top portion of the window pane. In these, what happens? The molecules or particles float down due to gravity. So, due to which the bottom portion gets thicker. Here, we can say that due to this ability of amorphous solids to flow like liquids, ये जो पोर्शन है मॉलिक्यूल्स जो है वो धीरे धीरे फ्लो होकर के नीचे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोर्शन जो है वो थिकर हो जाता है. ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ amorphous solids to flow like liquids, amorphous solids are also called as supercooled liquids or pseudo solids. Now come to the difference between crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids are anisotropic in nature, a very important property. What this says, physical properties are not same in all directions. Let's discuss how. When we discuss about this a-axis, जब हम particles की इस a-axis के थ्रू, इस वाले एक्सिस के थ्रू अगर हम पार्टिकल्स को चेक करें तो आप देखेंगे कि ऑल आर इन ब्लू कलर. बट जब हम इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स को देख रहे हैं, ई वाले डायरेक्शन से, तो पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलर, दे आर ऑल्टरनेट इन रेड एंड ब्लू कलर, बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज आर क्वाइट बिगर. उसके बाद अगर हम बात करें सी ये वाली एक्सिस के थ्रू, ये जो आपके सामने है, तो पार्टिकल्स आर अगेन इन एन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, बट द पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा कम है. डेट मीन्स द पार्टिकल्स जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आइसोट्रॉपिकली अरेंज होते हैं. हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट रेगुलर तो होता है, बट व्हेन वी लुक थ्रू द डिफरेंट डायरेक्शंस, इनके जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट आते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से, जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, refractive index and thermal expansion etc. have different values when you measure in different directions. Now melting point. When we see crystalline solids, the arrangement of particles in every portion is same. Due to this, every portion of crystalline solid melts at the same temperature. That means they have a sharp melting point. Now come to the amorphous solids. Amorphous solids, every portion of the amorphous solid is different from its neighbor. Due to this, the every portion will melt at different temperature. That's why they have a wide temperature range. जब वो मेल्ट होगा तो different temperature से होगा. Now come to the amorphous solids again. Amorphous solids are
isotropic in nature. Various physical properties are same in all the directions. We can say how it happens because the arrangement is completely regular. हम कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से जब देखेंगे तो हमें इरेगुलर ही अरेंजमेंट मिलेगा, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं नजर आएगा. इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लाइक physical properties, electrical resistance, refractive index and thermal expansion have negligible variation in different directions. This is known as isotropic nature of amorphous solids. Next, now cleavage with knife. When we cut crystalline solid with a knife, it gives a clean cleavage and smooth surface. But when we cut amorphous solid, we get irregular surface. Now come to the classification of crystalline solids. Now, on the basis of intermolecular forces between the particles, crystalline solids are classified into four major types: ionic solids, covalent solids, metallic solids, and molecular solids. Molecular solids are further divided into three parts: non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded polymer molecular solids. Let's discuss these and their properties one by one. Now come to the ionic crystals. As the name suggests, ionic crystals are made of ions, and the force which is held between the ions is electrostatic forces, which are very strong. They are hard and brittle due to the strong forces of attraction, and due to this they also have high melting point and boiling points. In the solid state, they are electrical insulators because no exchange of ions can take place in the solid state. But when it is dissolved in water or it comes in liquid state, they are electrical conductors because ion exchange is there. Examples of ionic crystals are NaCl and KCaF2. NaCl is prepared from Na plus and Cl negative ions, and the calcium fluoride is formed from Ca2 plus ions and F negative ions, means fluoride. Now, covalent crystals. Covalent bonds are present in the covalent crystals, as the name suggests again. Such solids are very hard and brittle. They have extremely high melting point due to strong forces, dipole-dipole forces. They are insulators and do not conduct electricity. Examples are diamond, silicon carbide and graphite. Here, exceptionally we can say graphite is a exception, and that is a very soft and is a good conductor of electricity due to the different arrangement of particles in the graphite structure. Now, metallic crystals. Again, metallic crystal name suggests metallic bonds are present. Example should be metals itself. These are actually the collection of positively charged ions surrounded by and held together by a sea of free electrons. They are highly electrical and thermal conductivity due to free electrons. Free electrons होने की वजह से, जैसे कि अभी बताया कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सराउंडिंग्स में पॉजिटिव आयंस का कलेक्शन होता है, पॉजिटिव आयंस के सराउंडिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होता है, जिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है. They are lustrous, malleable and ductile in nature like metals, and examples are iron, copper and silver. Now, molecular solids. Molecular solids are made of molecules, means the constituent particles are molecules in molecular solids. These are of three types: non-polar, polar and hydrogen. Non-polar crystals, they contain either atoms like helium or argon, helium and argon, which are noble gases, या फिर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बनती हैं जो कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन, मींस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनके बीच में डिफरेंस नहीं होता, और नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़े.
इनके बीच में वीक डिस्पर्शन और लंडर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं. दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स because of weak forces present. They are usually liquid or gases at room temperature. Now, polar crystals, they are formed from polar covalent bonds, polar covalent molecules like hydrogen chloride or sulfur dioxide. They have strong dipole-dipole interactions due to the presence of poles, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स के प्रेजेंट होने की वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है. दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. दे आर जनरली गैसेस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. नाउ हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स, they are molecules of those solids which contain polar covalent bonds between hydrogen and most electronegative atoms like fluorine, oxygen and nitrogen. यहाँ सुनने वाली बात है, मानने वाली बात है कि हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अमोनिया हो गया, इस तरह के एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स कहलाते हैं. वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन देम. नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, एंड दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर. वेरी गुड एग्जांपल इज आइस, H2O in the form of ice, in the form of solid state. That is a very good example of hydrogen bonded crystal. तो स्टूडेंट्स, हमने इस कंटेंट में, इस सेशन में पढ़ा कि सॉलिड कितने टाइप के. सबसे पहले हमने पढ़े कि हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा, कहाँ से उनको टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट कैसे कैसे उन पर पड़ता है वो पढ़ा हमने. उसके बाद हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा बच्चों. उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक आइसोट्रॉपिक और एनोसोट्रॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट वी हैव रेड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड ऑल द प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर. नाउ आपको क्या करना है, इन सब के नोट्स बनाने हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार होना है. सारी वीडियोस को ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स बनाइए. नोट्स इज अ वेरी गुड हैबिट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर स्पेशली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स. आपको जहां से भी जो भी अच्छा कंटेंट मिले आप उसको समराइज करिए, प्रिसाइज करिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए. इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिट सेल्स और क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में आगे के टॉपिक्स होंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और उनमें किस तरह के क्लोज पैकिंग्स होते हैं. तो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे. गुड